नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुंबई पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी महायुति सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे शाम के 5:30 बजे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। मुंबई के आजाद मैदान में समारोह होगा और इसी में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। इस वक्त मुंबई में उनकी मौजूदगी, ये कार्यक्रम जाहिर है कि अपने आप में बेहद भव्य, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए इस वक्त मुंबई पहुंचे हैं। यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफिला, और इस वक्त मुंबई में उनकी मौजूदगी। शाम को 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। महायुति गठबंधन को यहाँ पर पूरा भारी बहुमत मिला है और अब देवेंद्र जी को सब लोगों ने मिलकर जो है नेता चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। उत्तराखंड की जनता की ओर से सबको शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दे रही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जारी है। 50 से अधिक बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जारी है। लोगों को उपचार हेतु मिलेगी बेहतर सुविधाएं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की है, वो आप देख रहे हैं। सुदृढ़ हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं, और इसी को लेकर के प्रदेश में जो निरंतर कार्य चल रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन कार्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इस बात का भी वो उल्लेख करते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से लोग इससे लाभान्वित होंगे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 25 करोड़ की लागत से दरअसल ये निर्माण हो रहा है। 50 से अधिक बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण हो रहा है, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पोस्ट किया है वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वहीं जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की जीत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के टीम इंडिया को बधाई दी है। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन किया, ये मुख्यमंत्री ने कहा। सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दरअसल 5-3 से मात दी है, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं कि अभूतपूर्व विजय। जूनियर एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ऐतिहासिक विजय प्राप्ति की। इस अद्वितीय जीत पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। हमारे युवा खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और शानदार खेल प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट किया गया, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेता के घर पहुंचकर शादी समारोह में शिरकत की, परिवार से मुलाकात की। इस दौरान BHEL हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकारें तेज गति से विकास कर रही हैं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी अनवरत विकास होगा। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज़ गति से विकास आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। 11 नगर निगमों में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं कुलदीप कुमार। ऋषिकेश की दान सिंह को जिम्मेदारी मिली। हरिद्वार की ज्योति गैरोला को जिम्मेदारी मिली है। वहीं रुड़की के चुनाव प्रभारी राम मोहन बनाए गए हैं कोटद्वार राकेश गिरी। इसके अलावा श्रीनगर के श्रीमेश गढ़िया को यहां पर जिम्मेदारी मिली। पिथौरागढ़ के गोविंद पिलखवाल, अल्मोड़ा के प्रदीप बिस्ट, इसके अलावा रुद्रपुर दीपक मेहरा, हल्द्वानी का मनोज पाल को जिम्मा मिला है। बाकायदा जो पूरी सूची है
वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां देखें। निकाय चुनाव को लेकर के प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है और अब ये प्रभारी ग्राउंड जीरो पर उतर कर किस तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टी को मजबूती मिले ये कोशिश करेंगे। और ऐसे में वो तमाम नाम जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश की के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में वाली है। खबर लक्सर से है, जहां पर गोवर्धन चौकी पुलिस इंचार्ज और 2 पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर मारपीट के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने जबरन घर में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। पुलिसकर्मी उन्हें हवालात में उन्होंने बंद कर दिया और बिना किसी दोष के शांति भंग की धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़ित ने डीजीपी और मानवाधिकार आयोग से इस पूरे मामले में शिकायत की है। रात को 11 बजे जी 2 तारीख में मारपीट की जी मेरी, मुझे और चौकी में लाकर बंद कर दिया और मेरे से पैसे मांगे 30,000 रुपये। कौन सी चौकी थी? गोवर्धनपुर चौकी की। क्या हुआ फिर? 2 सिपाही, एक दरोगा जी विस्थापित। किस मामले में चौकी लाए थे? गाँव की आपस में बच्चों के साथ में कोई झगड़ा हो गया। लक्सर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने कई वाहनों को सीज किया, जबकि वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। कार्रवाई को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मचा है। दो चीज़ें हैं, एक तो स्कूल के टाइम जो है बच्चों का, मतलब स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, उस समय जो है ये लोडेड वाहन ना चले, विशेष रूप से गन्ने के जो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं। और दूसरा ओवरलोडिंग, तो उसके लिए हम लोग आए पुलिस के साथ जो यहाँ पे आए हैं। अभी आप देख रहे हैं, आप लोग साथ में ही है, तो 5 तो चालान हो गए और 2 गाड़ियाँ सीज हो गई है, उनके पास कोई पेपर ना होने के कारण। कार्रवाई तभी चल रही है, वो तो चलती रहेंगी। खबर रुड़की से है, जहां पर आईआईटी में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वीडियोग्राफी कराकर शव को बाहर निकाला गया। मृतक छात्र राजस्थान का निवासी बताया जा रहा है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है, और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं, परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच चल रही है। शीतकाल में 4 धाम के गद्दी प्रवास को लेकर अब श्रद्धालुओं की जागरूकता बढ़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मजबूत पहल के बाद हंस फाउंडेशन ने सहयोग का भरोसा दिया है। हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन मंगला माता ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जहां पर हमारी जरूरत होगी हम तैयार रहेंगे। देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की कि शीतकालीन यात्रा के गद्दी स्थल पर दर्शन करें। हमारा सहयोग तो निरंतर चलता है, जैसे उनकी रिक्वेस्ट आएगी या कोई उनको ज़रूरत होगी वैसे हम लोग करते ही रहते हैं अभी भी। तो जैसे पता चलेगा हम लोग जो भी सेवा होगी हम
हृदय से उस सेवा को स्वीकार करेंगे। और दर्शन सबको होंगे, ऐसी बात नहीं, दर्शन जहाँ जहाँ भगवान विराज रहे वहाँ वहाँ दर्शन जरूर होंगे, पर अच्छी तरह से अपनी यात्रा करें, शुभ यात्रा। इसी बीच बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। -7 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया ऋषि गंगा का। पानी जम गया है, धाम के आसपास के नाले, झरने और स्रोत भी जमे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मौसम का हाल बना हुआ है और यहाँ पर माइनस में इस वक्त टेम्परेचर पहुँच गया। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मन मोह भी लेंगी, लेकिन बद्रीनाथ धाम में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो मुश्किलों को भी जन्म देते हैं। ऋषि गंगा का पानी जम गया है, आप इन तस्वीरों में देखिए, ये दरअसल बर्फ है। धाम के आसपास के नाले, झरने और स्रोत भी जम चुके हैं। हालांकि क्योंकि आपको मालूम है कि चारों धाम की यात्रा जो है वो इस वक्त बंद है, लेकिन वहाँ पर ठंड का प्रकोप किस तरीके से है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर पहाड़ों में इस तरीके से हालात हो रहे हैं तो इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ धाम में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ताज़ा तस्वीर इसकी बांगी है, जहां पर जो जल स्रोत हैं वो भी किस तरीके से जम गए हैं, वो भी किस तरीके से बर्फ में तब्दील हो चुके हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकाश सुमन ध्यानी के हाथों लिखी उपनिषदीय दर्शन बोध किताब का विमोचन किया। किताब के विमोचन का आयोजन देहरादून के मुख्य सेवक सदन में किया गया। किताब के विमोचन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और विधायक सविता कपूर समेत अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किताब हमारी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अहम साबित होगी। सीएम ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है और हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने जीवन के गुण और रहस्यमयी पहलुओं को सरल और सुलभ तरीके से संकलित किया है, जिससे हम जीवन के उद्देश्य को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आदरणीय श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी की एक और उत्कृष्ट कृति उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और श्री ध्यानी जी ने अपनी इस पुस्तक में जिस प्रकार के उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्य हैं उनको बहुत ही साधारण तरीके से लिखा है, वो निश्चित रूप से उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों की योजना को लेकर के ऐलान किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तारीख को 30 नवंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत इंटरमीडिएट पास करने के बाद छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की ओर से आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। मंत्री रेखा आर्य ने सभी पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्रों को जल्द पूरा कर आवेदन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में कई पात्र बालिकाएं जरूरी प्रमाण पत्र न बन पाने से आवेदन नहीं कर पा रही थी। 1 महीने के बढ़े समय का ऐसा अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो अभी तक किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे। नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। चूंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक 1 महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में पहली बार 60 साल पूरे होते हैं 61 बुजुर्गों की ऑनलाइन पेंशन मंजूर की गई।
मंगलवार को सीएम ने सचिवालय में सितंबर 2024 से अक्टूबर के बीच 60 साल की उम्र पूरी करने वाले कुल 61 लोगों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जारी की। सीएम ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 महीने की आयु पूरी करने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति के बाद जिस महीने से आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी करे, उस महीने के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल पाएगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सरलीकरण किए जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल पाएगा। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम ने फिर राहत दी है। दिसंबर के बिल में भी निगम औसत 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने जा रहा है। बाजार से सस्ती दरों पर बिजली खरीद के चलते फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत इस महीने 103 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपभोक्ताओं को लौटाए जाएंगे। इसी साल पहले भी ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को इस तरह की राहत दे चुका है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के मुताबिक अगर ऊर्जा निगम की मासिक बिजली खरीद तय लागत से ज्यादा होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में FPPCA मद में चार्ज किया जाता है। इसके उलट अगर मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित बिजली खरीद लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वापस किया जाता है। साल 2024-25 की औसत विद्युत क्रय लागत 5.03 प्रति यूनिट तय की गई थी। इसके बाद ऊर्जा निगम की अप्रैल से अक्टूबर की समय सीमा में औसत बिजली खरीद लागत 4.69 प्रति यूनिट रही। इसीलिए निगम इन बची हुई राशियों का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को देने का फैसला निगम ने किया है। संत समाज ने एक बार फिर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट तक गंगा जल की धारा लाने की मांग उठाई है। त्रिवेणी संगम पर स्थायी जल धारा की मांग लंबे समय से उठ रही है। हरिद्वार की तर्ज पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को विकसित करने की मांग पर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। 2021 में होने वाले महाकुंभ में आस बंधी थी क्योंकि सिंचाई विभाग ने 12 करोड़ रुपए की DPR तैयार करके शासन को सौंपी थी। इस DPR में स्थायी रूप पर तटबंध बनाकर गंगा को घाट पर लाने का प्लान तैयार हुआ था। एक बार फिर से संत समाज 100 करोड़ के बजट बनाने और त्रिवेणी संगम पर स्थायी जल धारा लाने की मांग कर रहा है। काम की तो अब ऐसा लगेगा काम ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है। तो 100 करोड़ रुपए उधर मिल रहा है, 1800 करोड़ और मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। करोड़ों रुपया वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है ये जो गौमुख से गंगा सागर तक माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है और त्रिवेणी घाट से होती भी, जिस प्रकार हरिद्वार में आप देख रहे हैं हर की पौड़ी माँ गंगा की अविरल धारा बहती है, उसी प्रकार उस पैसे को त्रिवेणी घाट में माँ गंगा की जो अविरल धारा है भक्तों के लिए ऐसी बहती रहे, घाट का निर्माण हो